Okay, dear students, this is Mustafa Mirchawala, your trainer from Mirchawala's Hub of Accountancy. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IFRS 18 राइट। ओके, अब देखें इसकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी सब आपके सामने आएगी। बहुत अटेंटिव होकर बैठे, इतना डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो एक रिविजन के आपको टाइप लगेगी। ठीक है, IFRS 18 establishes principle for the presentation and disclosure of general purpose financial statement, right? तो जो भी प्रेजेंटेशन किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, एस इनकम स्टेटमेंट, SOFP, ये सब की प्रेजेंटेशन में डील करता है। प्रीवियसली ये काम करता था IS1, इसको इसने रिप्लेस कर दिया है। साथ इसने कुछ चीज़ें वाइल रिटेनिंग और रीएलोकेटिंग अदर एस्पेक्ट ऑफ IS1 टू IFRS 7 एंड IS8 आपको पता है, पढ़ा हुआ है आपने। IFRS 7 क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था उसका डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। ठीक है, F7 लेवल पे इतना, FR लेवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे इतना वो एग्जामिनेबल नहीं है। बहरहाल IFRS 7 जो है वो डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ IFRS 18 applies to the presentation and disclosure of information in full financial statement prepared using IFRS accounting standards, right? तो ये उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होगा जो इदारे कंप्लीट IFRS अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वेन एवर अ कंपनी प्रिपेयर प्रॉपर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस स्टैंडर्ड टेल्स देम हाउ, अब सुनना ही बड़ी अच्छी लाइन है, देखो हाईलाइट हुई है, दिस स्टैंडर्ड टेल्स देम हाउ टू स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, दिखाना है कैसे है दुनिया को, राइट, नॉट हाउ टू मेजर इट। भाई IS 16 बताएगा आपको कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कितने पे वैल्यू करना है, मेजर कैसे करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन IFRS 9 बताएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की IS 40 बताएगा, इंटेंजिबल एसेट्स की IS 38 बताएगा। तो मेजरमेंट और रिकग्निशन वाले स्टैंडर्ड अलग है, ये सिर्फ ये वाला स्टैंडर्ड ये बताएगा दुनिया को दिखाना कैसे है। सही है, ओके। नाउ की इम्प्रूवमेंट, ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स इसमें आई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे नहीं भी है। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले न्यू डिफाइंड सब टोटल्स इन दी, हाँ इनकम स्टेटमेंट अभी मैं आपको थोड़ी देर में आप देख लेंगे कि थोड़ा सा स्लाइड सा एक छिटाक फॉर्मेट चेंज हुआ है। और वो चेंज इस तरह का है कि पहले दौर में जिस तरह कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग ये एक्टिविटीज़ होती थी ना, ताकि देखने वाले को पता लगे कि ऑपरेशंस कैसे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का सेक्शन कैसे जा रहा है, फाइनेंसिंग का सेक्शन कैसे जा रहा है। तो अब वही चीज़ मेरे प्यारे बच्चों इनकम स्टेटमेंट में भी होगा कि सेक्शन बन जाएंगे तो कुछ कुछ जगहों पे आके चीज़ें रुकेंगी, सब टोटल्स रुकेंगे। सही है, तो ये कुछ नए टर्मिनोलॉजीज ने लिखी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आके रुकेगा और प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। ओके, नाउ मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, MPM। वैसे ये एरिया असल में स्ट्रेटेजिक लेवल का है, रिपोर्टिंग लेवल का नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, आप लोग ने बचपन से एक चीज़ पढ़ी हुई है, रेशियो एनालिसिस, बचपन के लेवल पे ही पढ़ी हुई है, रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ तो दुनिया के स्टैंडर्ड रेशियोज हैं जो जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरी दुनिया में मशहूर है, GP मार्जिन, NP मार्जिन, आपका देर इज ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सब पूरी दुनिया में और ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। लेकिन भाई दुनिया में सारी कंपनीज एक जैसी नहीं है, हर इदारे के अपने कुछ सक्सेस फैक्टर्स हैं। कुछ इदारे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है एम्प्लॉय टर्नओवर, तो उनके लिए ये एक रेशियो ऐसा है जो बहुत अहम है। तो अब वो लोग ऐसे ही वॉलंटरी बेसिस पे इस रेशियो को दिखा सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम होता है, दुनिया में पढ़ाया जाता है APM, ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, राइट। तो जो स्टैंडर्ड रेशियोज जो दुनिया में आपने पढ़े हुए हैं, जो पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा हर इदारा अपने खुद के भी रेशियोज बना के पेश कर सकता है। लेकिन वो खुद के रेशियोज बना के पेश करने की जो साइंस है, उसमें कौन से रेशियोज आने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का लिहाज रखना है, क्या ख्याल रखना है, वो अब IFRS 18 बताएगा। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम इसने रख दिया है मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स। इसको आप यूं भी सोच सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हर मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस चेक करती है ना, तो मैनेजमेंट के पास, तवज्जो, मैनेजमेंट के पास भी कुछ रेशियोज आ रहे होते हैं परफॉर्मेंस चेक करने के, तो वो रेशियोज भी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप शामिल कर सकते हो। लेकिन उनको शामिल करते वक्त किन चीज़ों का लिहाज रखना होगा वही सब IFRS 18 बताएगा। इनहेंस्ड
इनहेंस्ड एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन प्रिंसिपल्स, यस, ये आज की क्लास में कवर हो जाएगा। एग्रीगेशन यानी कुछ चीज़ों को ग्रुपिंग करके कुछ एक्सपेंसेस को दिखा देना, और डिसएग्रीगेशन का मतलब कुछ चीज़ों को अलग करके दिखाने में फ़ायदेमंद है। तो इसकी साइंस क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने अपनी लाइफ में पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपके घर पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, बचपन में आपने पढ़ा था कम से कम 5 चीज़ें होती थी: स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स। ये कम से कम चीज़ें होती हैं, राइट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जगह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नाम इन्होंने यूज़ किया है। देन स्टेट SOFP, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट। ये 5 तो वही हो गए, ये 5 तो भाई साहब वही हो गए। अब इन्होंने कुछ ऐड, नंबर F कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। देखो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि शेयर होल्डर जानना चाहता है, शेयर होल्डर जानना चाहता है कि लास्ट ईयर क्या था, ताकि वो ट्रेंड चेक करे। तो आप जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो साथ कंपैरेटिव भी शो करते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है इस बारे में। इवन EPS और कुछ स्टैंडर्ड्स में आपने कंपैरेटिव्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो भी है। और लास्ट क्या है, एन एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ एज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड वेयर एन एंटिटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली। यस, आराम से बात सुनो मेरी। जब मैंने खुद आप लोगों को IAS 8 पढ़ाया था, याद है, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होगा तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, सही है। और उस रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में याद है 3 SOFPs और 2 SOCIs रीस्टेट करते थे। तो ये उसी की बात कर रहा है कि वो जो पिछले साल की ओपनिंग SOFP रीस्टेट करेंगे उसकी स्टेटमेंट भी अलग से दिखानी होगी, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैक्सिमम पार्ट हो जाती हैं। These statements are called primary financial statements and can have alternative titles. Example बैलेंस शीट। यस, SOFP का पुराना नाम आपको पता है बैलेंस शीट था, कुछ लोग वो नाम भी यूज करते हैं। अब आ जाओ, ये पहली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी यूँ समझ लो वही जो SOCI पहले होती थी ना, वो यही चीज़ है, ठीक है। एन एंटिटी शेल प्रेजेंट इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस इन, सुनो ये लेक्चर मैं दे चुका हूँ पहले आप लोगों को, फिर दे रहा हूँ, समझ लो। अ सिंगल स्टेटमेंट, देखो आपने ये रिसर्च पढ़ी भी है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग यानी 99% शेयर होल्डर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में आती है ना, तो यार उसमें एक पेज वो लाजमी खोलते हैं और वो है नफ़े वाला, प्रॉफिट और लॉस। हर शेयर होल्डर EPS में, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्टेड होता है, सही है। तो अब 2005 की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले 5-6 में जब IS 1 एक बार अपडेट हुआ था, पुराना वाला IS, और उसने OCI को इनकम स्टेटमेंट के नीचे जोड़ा था, याद है, OCI वाले एरिया को इनकम स्टेटमेंट के नीचे जोड़ दिया था। तो वो इसलिए जोड़ा था ना कि अगर कोई भी शेयर होल्डर इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट देखना है तो वो OCI को भी देख ले, हाँ, क्योंकि अनरियलाइज चीज़ें भी यूज़र के डिसीजन पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 ऑप्शन इन्होंने दिए, या तो आप एक सिंगल स्टेटमेंट बना लो एक ही पेज पे, ऊपर इनकम स्टेटमेंट नीचे OCI उसके अटैच कर दो, या फिर एक और चीज़ की इजाज़त है, देखो सेकंड पढ़ो कि आप एक, अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट बहुत बड़ी है तो आपने एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट बनाई और फिर उसी कंटिन्यूटी में अगले पेज पे, वेरी नेक्स्ट पेज, दूर नहीं बनाना, OCI उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, पढ़ लें, पढ़ लीजिए। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब आ जाओ, अब जो इनकम स्टेटमेंट में मैंने कहा था जो चेंजेस आई हैं वो आपको बताया था, ये इन्होंने 5 हेड्स में इनकम स्टेटमेंट को डिवाइड कर दिया है। क्या क्या है, ऑपरेटिंग कैटेगरी, इन्वेस्टिंग कैटेगरी, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्स कैटेगरी और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। याद है ये मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है जिसका नाम है IFRS 5, एक स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ है जिसका नाम है IFRS 5, ओके। तो जनाबे वाला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का आपने IFRS 5 पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपने डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट के साथ ही दिखाना होता है कि जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है। अब देखें इसका एक छोटा सा लेआउट आपके सामने है। ऑपरेशंस के अंदर वही रेवेन्यू, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएंगे, सही है। फिर इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ इक्विटी
अकाउंटेड इन्वेस्टीज। एक मिनट, आप लोगों को याद होगा, वैसे तो कंसोलिडेशन आप इसमें पढ़ोगे, बहुत तफसील से पढ़ोगे कंसोलिडेशन, लेकिन आपने अपने बचपन में भी कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ है। उसमें आपको याद होता था कि पेरेंट कंपनी अगर इतने ज़्यादा शेयर्स किसी कंपनी के खरीद ले के कंट्रोल आ जाए तो फिर तो वो सब्सिडरी है, ठीक है। लेकिन कभी कभार पेरेंट कंपनी किसी के 30% या 40% शेयर्स खरीदती थी तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता था, सही है। तो ऐसा इदारा हमारे लिए बनता था एसोसिएट। क्या बनता था, याद करो, एसोसिएट। तो एसोसिएट के केस में इक्विटी अकाउंटिंग होती थी और फिर उसके प्रॉफिट का शेयर अपने पास बुक करते थे। तो ये उसी बात हो रही है, ये इक्विटी अकाउंटेड की वही बात हो रही है, ठीक है, एसोसिएट वाली। इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई और भी हैं, इंटरेस्ट इनकम भी, इंटरेस्ट इनकम भी दर हकीकत, आराम से सुनो, आप अपना पैसा या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट में, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो इंटरेस्ट इनकम भी दर हकीकत इन्वेस्टमेंट इनकम ही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, ये देखो लिखा हुआ है इसमें, ये वाले टोटल जब नए आ गए, ये सब टोटल नया है। और देखो अब यहाँ पे गाड़ी रुकेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, यानी फाइनेंसिंग अभी, यानी आपने जो लोन्स वगैरह लिए हुए उनका इंटरेस्ट देना बाकी है, वो इंटरेस्ट अलग से सेपरेटली यहाँ डिडक्ट होगा, सही है। तो देखो पहले दौर में क्या होता था, आप सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके पीबीआईटी तक पहुंचते थे, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस होता था, फिर पीबीटी, यानी इन्वेस्टमेंट का कोई अलग सेक्शन नहीं था। बल्कि बीच में तो ये प्रेजेंटेशन भी चल पड़ी थी, बहुत सारे फाइनल अकाउंट के सवाल आप देखेंगे कि उसमें सारे उसने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे एक्सपेंसेस लेस करे, इंटरेस्ट भी लेस कर दिया, डायरेक्ट पीबीटी पे पहुंचा। तो अब ऐसा नहीं है, देखो अब ये फर्क है, ये फर्क नहीं भूलना। आप अब जब भी प्रैक्टिस करोगे, इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होगे, तो अब इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, याद रखना आपने इसी को फॉलो करना है। अब उसके बाद, इसके बाद अब देखो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोइंग्स एंड लीज लाइबिलिटीज, अगर आपने कोई लोन्स लिए हुए हैं या लीज लाइबिलिटीज, याद है आईएफआरएस 16, तो वो लेस करोगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन पेंशन लाइबिलिटीज, इसको आप लोग, या आप लोग अभी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पेंशन का चैप्टर नहीं है, आगे एडवांस लेवल पे, लेकिन मैंने यहाँ फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपके काम की नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इनकम टैक्स, फिर इसमें से इनकम टैक्स लेस करेंगे, याद करो आपने IAS 12 पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स के लिए IAS 12 पढ़ा हुआ है, सही है। अब आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो चल रहे हैं, और फिर एक सिंगल लाइन में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, याद करो IFRS 15 में पढ़ाया था। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ जाएगा, ओके। तो एक नज़र इसको देख लें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बड़ा काम का है, डॉक्यूमेंट बड़ा काम का है। ओके, नाउ एंटिटीज विद स्पेसिफाइड मेन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। अब देखो एक बिल्कुल देसी बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑन गोइंग, जो हमारा प्राइमरी काम होता है। जैसे मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के ऑपरेशंस क्या होंगे, जो हमारी टीचिंग एक्टिविटी हमारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, राइट। तो आपने अगर टैक्स का पेपर पढ़ा हुआ है तो उस पर भी हम लोग पढ़ाते हैं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ कि जो चीज़ रिपीटेडली होती है वो आपका ट्रेड हो जाता है, वो आपका ऑपरेशंस हो जाते हैं, जो बार बार हो रहा है, ठीक है। तो एंटिटीज विद स्पेसिफाइड मेन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंपनीज और प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग, एग्जाम्पल बैंक्स, क्लासिफाई एडिशनल इनकम एंड एक्सपेंसेस इन ऑपरेटिंग कैटेगरी। बिल्कुल सही है। देखो मैं इसको यूँ समझाता हूँ भाई, एक आदमी वन ऑफ प्रॉपर्टी बाय करता है, मैं टीचर, मेरा काम टीचिंग है, लेकिन कभी मैंने वन ऑफ प्रॉपर्टी बाय कर ली तो ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मेरा प्राइमरी काम ही प्रॉपर्टी की डीलिंग करना है, प्रॉपर्टी खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच खरीद बेच, तो आपने भी पढ़ा है ये इन्वेंटरी बन जाती है। तो अब मेरी अब ये ऑपरेशंस में आएंगे, बेशक मैं प्रॉपर्टी से कमा रहा हूँ लेकिन इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, ये ऑपरेशन में आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सही है। लेकिन हाँ, उस बंदे के लिए जो, तवज्जो सुने, जो वन ऑफ कर रहा है उसके लिए फिर ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये पढ़ो, द अबव प्रोफॉर्मा एज्यूम्स दैट एंटिटीज मेन एक्टिविटी इज नीदर इन्वेस्टिंग इन एसेट्स नॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू कस्टमर्स। देखो जो ऊपर वाले प्रोफॉर्मा में मैंने इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें दिखाई ना, वो वाकई इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी रूटीन एक्टिविटी नहीं है। अगर रूटीन हो जाती तो
ये इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता, ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता। सही। अब उसके बाद इसको मैं एक और मिसाल से समझाता हूं ना यार। आपने देखा होगा कि मेरे और आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम के हेड में आती है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी काम कुछ और कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ पैसे बच जाते हैं तो बैंक में रख दिए, फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में रख दिए, तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है। हाँ, लेकिन बैंक बैंक वो इदारा है जिसका दुनिया में आने का मकसद, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम ऊपर आएगी ऑपरेशंस में। कॉमन सेंस। Now, operating category. The operating category includes all income and expenses that do not fall under investing, financing. हाँ, सीधी बात है, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आज भी शायद बताऊंगा, नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जो करंट एसेट की ऑफिशियल डेफिनेशन को मीट ना करे। तो ये इसने बिल्कुल बोल दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो हैं जो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्स और डिसकंटिन्यूड में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग हो जाएगी। ठीक है। इट प्राइमरी रिफ्लेक्ट द इनकम एंड रिलेटेड टू द एंटिटीज, देगा कोर बिजनेस, जिस काम के लिए इदारा बनाए, जिस काम के लिए इदारा बनाए वो। ठीक है। एंड सर्व्स एज अ डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर सच रिपोर्टिंग। एंटिटीज मे प्रेजेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर और बाय फंक्शन। यस 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 यस। अब मेरी बात सुनो, आप लोग जब छोटे बेबीज थे, आप लोग अपना जब स्टार्टिंग लेवल के पेपर्स पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो उसमें आपके टीचर ने, मैं तो हमेशा पढ़ाता हूँ, जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको पता होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके सिखाए थे। एक होता है एक्सपेंसेस बाय नेचर और एक होता है बाय फंक्शन। सुनो, बाय नेचर में क्या होता है, आप एक्सपेंसेस नेचर वाइज सारे देख, तो बड़ी इनकम स्टेटमेंट बनती है, डायरेक्टर फी अलग दिखा रहे हो तो, डेप्रिसिएशन अलग दिखा रहे हो तो, बेड डेट अलग दिखा रहे हो तो, यानी नेचर वाइज सारे खर्चे दिखा रहे हो तो बड़ी फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे। और एक होता है एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। उसमें क्या करते हो, आप पहले वर्किंग करते हो और उसमें फंक्शन वाइज सारे खर्चे एलोकेट कर देते हो। जैसे आपने एडमिन का एक हेड बना दिया, एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन का हेड बना दिया, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का हेड बना दिया। अब खर्चों को उसमें आपने डिवाइड कर दिया, तो अब असल काम पीछे वर्किंग में ज्यादा होगा, लेकिन मेन फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट बनेगी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से बस एडमिन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लेस होगी, डायरेक्ट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। तो पीछे बैकएंड पे सारी वर्किंग की, बस फंक्शन वाइज एलोकेट कर दिया। ठीक है, ये वही बात कह रहे हैं। अब देखो ये इन्होंने, देखो इधर सुनो, बाय नेचर और बाय फंक्शन समझा दिया। देखो पढ़ो, बाय नेचर में क्या होगा, expenses are grouped based on the type of resource used without linking them to specific activities. Common line items include raw materials, depreciation and amortization. Okay, now by function expenses are grouped by the activity they support, such as cost of sales, which may include allocation of raw materials, स्टाफ कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन। यानी उसमें आप जो भी खर्चे होंगे वो फंक्शन वाइज एलोकेट कर दोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी बाकायदा एलोकेट होती है। जैसे वो प्लांट एंड मशीनरी, वो एसेट्स जो फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, उसकी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी। लेकिन वो एसेट जो, वो गाड़ियाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में यूज हो रही है, तो उसकी डेप्रिसिएशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगी। ठीक है। If presenting by function, entities must disclose in a single note the total of। हाँ, अगर, अब देखो बात को समझो, देखो बाय नेचर की तो इनकम स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी होती है। जो एक्सपेंसेस बाय नेचर की इनकम स्टेटमेंट होती है इटसेल्फ बहुत बड़ी होती है, नेचर वाइज सारे खर्चे लिखे होते हैं तो शेयर होल्डर को नजर आ जाते हैं। लेकिन आपने अगर अपनी लाइफ में, मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, बाय फंक्शन, एक्सपेंसेस बाय फंक्शन की इतनी सी इनकम स्टेटमेंट होती है। देख लो, ये देख लो बनाते हैं, ये है सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखो जीपी, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और यहां आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे ना। मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बहुत छोटी होगी और सारी काम वर्किंग में हुआ होगा। तो अब यहाँ डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा, यहाँ डिस्क्लोजर की जरूरत होगी। देखो पढ़ो उसने क्या बोला है, कह रहा है इफ प्रेजेंटिंग बाय फंक्शन एंटिटीज मस्ट डिस्क्लोज इन अ सिंगल नोट द टोटल फॉर, बाय डेप्रिसिएशन अलग से दिखा दो, जितने भी एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट होते हैं, एमोटाइजेशन दिखा दो, इम्पेयरमेंट दिखा दो, अगर कोई इन्वेंटरी राइट डाउन हुआ है, यानी
इन्वेंटोरी की वैल्यू कई बार गिर जाती है ना, याद है? तो इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, याद है? अच्छा, ईच टोटल मस्ट शो द ब्रेकडाउन बिटवीन अमाउंट्स विद इन एंड आउटसाइड, देखा? विद इन एंड आउटसाइड, विद इन एंड आउटसाइड दी ऑपरेटिंग कैटेगरी। अगर कुछ खर्चे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के तो उनको भी अलग अलग करके दिखाना। चलो, ये छोटी सी समरी है आपके सामने। एक्सपेंसेस बाय नेचर बाय फंक्शन, देखो इसने क्या बोला है, एक्सप्लिसिट परमिशन टू प्रेजेंट द एनालिसिस ऑन अ मिक्स बेसिस, ये भी है, देख लो। एंटिटीज कैन प्रेजेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर, यस पढ़ा हुआ है आपने। बाय फंक्शन, ये भी पढ़ा हुआ है आपने, अभी भी बताया था। और मिक्स्ड ऑफ बोथ ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, इनका मिक्सचर भी रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिंग कैटेगरी। इन्वेस्टिंग कैटेगरी देखो, अभी आपने एक बार फिर दिखाता हूँ, इनकम स्टेटमेंट में ये देखा था, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग कैटेगरी में क्या क्या आएगा, पढ़ो। Except for an entity that has a specified main business activity, an entity shall classified is its investing category income and expenses from। देखो सुनो भाई, या तो आपका पैदाइश का मकसद ये हो, पैदाइश का मकसद ये हो कि आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हो या आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हो, तो फिर तो वो आपकी रूटीन एक्टिविटी बन गई। लेकिन आपका प्राइमरी काम कुछ और है और ये साइड काम है, तो फिर डीम्ड है कि ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। अब पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, ये भी ऊपर पढ़ाया था, एसोसिएट्स याद है? जैसे पेरेंट कंपनी ने अगर किसी कंपनी के 30% शेयर खरीद लिए, तो अब आपके, ये आपकी सब्सिडरी तो नहीं हुई ना, ये तो सब्सिडरी नहीं हुई, ये एसोसिएट हुई। तो एसोसिएट्स के लिए इक्विटी अकाउंटिंग होती है, वो वहीं आ जाएगी। एंड अनकंसोलिडेटेड सब्सिडरीज, ये वर्ड आप लोग के लिए छोटे हो ना तो छोड़ दो, वैसे सब्सिडरी तो कंसोलिडेट ही होती है। तो कंसोलिडेशन में तो सर के बालों से लेके, ये डायलॉग याद है, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक एडिंग टुगेदर हो जाता है, सही है, याद है? तो वो तो कंसोलिडेटेड सब्सिडरी होती हैं। यहाँ ये वर्ड यूज़ कर रहा है अनकंसोलिडेटेड सब्सिडरीज, यानी आप समझ लो एसोसिएट के हुक्म में। या इस लाइन को, इस आधी पीस को छोड़ दो, आपके काम के लिए, जो काम का नहीं उसमें परेशान नहीं होना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जो आप ऐसे शॉर्ट टर्म बैंक अकाउंट्स खुलवाते हो ना, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, यानी ऐसा बैंक अकाउंट जो आप 1-2 महीने में तोड़ लेते हो, आप जब चाहो उसको कैश करा लो। मैं आपको यूँ समझाता हूँ, देखो बिजनेसेस के पास, अगर आप रियल बिजनेस सोचो ना, उनके पास धनाधन पैसे गिर रहे होते हैं और इतना कैश एक्यूमुलेट हो रहा होता है, तो वो कहते हैं यार अगर हम खाली कैश रखेंगे तो यार, एक अंग्रेजी का डायलॉग है, पहले भी सुनाया हुआ है, इट कॉस्ट मनी टू होल्ड मनी। अंग्रेजी का एक डायलॉग है, इट कॉस्ट मनी टू होल्ड मनी। तो पैसे को हाथ में रख के बैठोगे, जेब में रख, तो उसकी भी कॉस्ट है, क्योंकि उसकी वैल्यू गिर रही है। और साथ साथ अगर वही पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर देते तो रिटर्न मिलता ना। तो इदारा क्या करता है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर देता है, शॉर्ट टर्म में, लेकिन ऐसा इन्वेस्ट करता है कि अचानक से जरूरत पड़ी तो रिडीम करवा लेंगे, बटन दबाएंगे और पैसे वापस निकलवा के अपने मेन कामों में यूज कर लेंगे, सही है। तो अब ये जो इस तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ठीक है। अब इसका जो रिटर्न आ रहा है ना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, बिल्कुल। Other assets, if they generate a return individually and largely independently of the entity's other resources, which typically include debt or equity investments and investment properties receivable for rent generated by those properties। क्या मतलब? देखो इसने बोला ना, अदर एसेट्स इफ दे जनरेट अ रिटर्न इंडिविजुअली, यानी यार ऐसा ना हो कि आपके नाम की वजह से वो चल रहा हो। अगर आपके नाम की वजह से कोई चीज़ चल रही है तो फिर तो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में ही आ गया ना। तो बस आपने अलग से कहीं इन्वेस्टमेंट की भी है जो खुद इन्वेस्टमेंट रन हो रही है, तो उसकी, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप लोगों ने IS 40 पढ़ा हुआ है ना, आपने रेंट पे देने के लिए कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली ना, रेंटल इनकम अर्न करने के लिए, तो उसकी उसकी जो
रेंटल इनकम होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम ही है और वो यहीं आएगी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में। इसी तरह अभी अभी आप लोगों ने पिछले दिनों IFRS 9 पढ़ा हुआ है मेरे साथ, हाँ। तो IFRS 9 में याद है आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L और ये सारी कैटेगरीज पढ़ते थे। तो उन कैटेगरीज में चाहे डेट वाली कैटेगरी हो या इक्विटी, वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका रिटर्न भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। Now, the income and expenses relate to other assets include income earned from that asset such as interest income। इसी तरह याद करो on asset measured at amortized cost using effective interest rate। भाई ये बहुत जल्द बहुत सबको पढ़ाया हुआ है। IFRS 9 में याद है एक पूरी क्लास ली थी यार, भूल गए आप लोग, जिसमें मैंने कहा था चार चीजें ओवर द लाइफ स्प्रेड होती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR, भूल गए? पूरी क्लास ली है इस पे। तो अगर वो आपने किसी लोन में इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट इनकम, ये इसी में आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। गेन्स और लॉसेस फ्रॉम measuring the asset both initially later including the asset is sold। yes, पूरा ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L लिखा हुआ था यार भाई। IFRS 9 में याद है फेयर वैल्यू थ्रू P&L में ऑल चेंजेस टेकन टू P&L अपवर्ड डाउनवर्ड, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी, वो यहाँ आएंगी। इसी तरह बेचते वक्त जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है वो भी यहीं आएगा। Then direct cost, very good, very good। Direct cost linked to buying or selling the assets such as transaction cost when acquiring financial assets at fair value through P&L। Financial assets at fair value through P&L, fair value through P&L। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखें बेटा, आप लोगों को पढ़ाया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो कमीशंस वगैरह देने होते हैं। याद करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट करते हो तो कमीशन वगैरह देना होता है। तो अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L की कैटेगरी होगी ना, तो जो भी कमीशन है वो 1 सेकंड में P&L में जाएगा। जो भी कमीशन है वो 1 सेकंड में P&L में जाएगा। ओके, ऐसा ही है। और वो जो P&L में जो जाएगा ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो बेटा वो सारी की सारी इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में चला जाएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फाइनेंसिंग कैटेगरी। फाइनेंसिंग कैटेगरी में क्या आती है? फाइनेंस का मतलब सीधी बात है सोर्स ऑफ फाइनेंस, लोन लेना। लोन लेना आपको पता है देयर आर टू मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी और डेट। सुनना, लोन अगर आप लेते हो तो उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर आप इक्विटी रेस करते हो, ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हो, तो उसके ऑर्डिनरी डिविडेंड्स कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते, वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वो डायरेक्ट सोशी में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, ठीक है, राइट। तो यहाँ लोन लेने की बात हो रही होगी। तो देखें भाई, दो तरह की उन्होंने लाइबिलिटीज फॉर अराइजिंग फ्रॉम रेजिंग फाइनेंस ओनली, यानी आपने लोन्स लिए हैं, आपने लेटस से लीज पे एसेट लिए हैं, यानी आपने अल्टीमेटली कोई एसेट लिया है, इन रिटर्न उस लोन को जनरेट करने के लिए कोई एसेट लिया है, राइट, ओके। अब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये वही है EIR। बेटा जो अभी आपने IFRS 9 में आपने दोनों साइड्स पढ़ी थी, एक वो साइड भी पढ़ी थी जिसमें आप लोन दे रहे थे, लोन दे रहे थे तो इंटरेस्ट इनकम आएगी, इन्वेस्ट करोगे लोन दोगे तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। और एक दूसरी साइड वो थी जिसमें आप लोन ले रहे थे, दूसरी साइड वो थी जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आप लोन ले रहे थे। तो जब आप लोन लोगे, लाइबिलिटीज रेस करोगे, तो फिर आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, और वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, चार चीजें जिंदगी पे स्प्रेड होने वाला। गेन्स और लॉसेस व्हेन सब लाइबिलिटीज आर सेटल्ड और रिकग्नाइज्ड, जब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हो तो उसके अंदर भी जो ऊंच नीच आता है गेन और लॉस, वो भी यहीं आएगा। रिलेटेड कॉस्ट लाइक ट्रांजेक्शन फीस, बिल्कुल मैंने आपसे बताया था वो चार चीजें जो जिंदगी में स्प्रेड होती हैं, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी उसमें आती है। तो जब लोन की, जब ये फाइनेंस जनरेट करने की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो फाइनेंसिंग कैटेगरी में आना बिल्कुल सही बात है, ओके। देन अदर लाइबिलिटीज नॉट सोलली फॉर रेजिंग फाइनेंस सच एज प्रोविजंस और लीज लाइबिलिटीज। भाई देखो, आप लोगों को याद होगा, मैं बिल्कुल क्विक समझाता हूँ, IS 37 याद है, उसमें आप कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट पढ़ते थे, उसमें आप और चीज़ें भी पढ़ते थे, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, याद है, फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इसको अनवाइंड करते थे। तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के वक्त भी एंट्री बनती थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी, तो वो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस ही था, तो वो हो गई। इसी तरह लीज लाइबिलिटीज में जो आप LAS बनाते थे, लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल, लीज एम, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अल्टीमेटली यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, राइट।
फिर एक और कैटेगरी है इनकम टैक्स कैटेगरी। तो इनकम टैक्स का जो भी खर्चा है आपको पता है वही IS 12 है। इनकम टैक्स का IS 12 वही पूरा जो टोटल टैक्स एक्सपेंस का पैकेट था जिसमें डेफर टैक्स भी था, करंट टैक्स भी था, वो सब आएगा। देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सब बच्चों ने IFRS 5 सेपरेटली पढ़ा हुआ है। IFRS 5 सेपरेटली पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसके लिए वन लाइन, एक सिंगल लाइन याद है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी वहीं आएगा, आखिरी एक कैटेगरी में आएगा। तो ये 5 कैटेगरी थी, गिन लो 5। एक थी ऑपरेटिंग, एक क्या थी ये देखो, एक ऑपरेटिंग कैटेगरी थी, जागो ऑपरेटिंग कैटेगरी। दूसरी इन्वेस्टिंग कैटेगरी, तीसरी फाइनेंसिंग कैटेगरी, चौथी इनकम टैक्स और पांचवा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये P&L प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 5 कैटेगरी आई है। मेजर चेंज ही प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 5 कैटेगरी प्यारे बच्चों आ गई, पहले नहीं थी, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की तरह इसके अंदर भी सेक्शंस बन गए हैं। अब आ जाओ स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, याद है OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद करो बेटा, पहली तो बात है आपको पढ़ाया हुआ ये कि OCI के अंदर अनरियलाइज चीज़ें आती हैं। OCI एक पूरा नीचे एरिया होता है तो उसके अंदर अनरियलाइज चीज़ें आती हैं। उसके अंदर रिवैल्यूएशन गेन्स, रिवैल्यूएशन लॉसेस, याद है। इक्विटी का वो चेंज आता है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो। चलो पढ़ो। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट इन दी स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टोटल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक तो इनकम स्टेटमेंट से कंटिन्यूड होगा, फिर नीचे आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हाँ, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बीइंग द टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर हाँ देखो इधर, देखो इधर देखो, एक आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेटेस्ट से 100 रुपये, फिर आप उसमें करते हो ऐड OCI, ये पुरानी बातें बता रहा हूँ, ऐड OCI लेटेस्ट से आपका OCI है 300, तो इन दोनों का जो टोटल है ना 400 आया, ये है आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, अब an entity shall classify income and expenses included in the statement presenting comprehensive income in one of two categories: income and expenses that will be reclassified to profit and loss when specific conditions are met। ये बहुत अहम चीज़ है, मैं यहाँ रुकूंगा। वैसे इतना ज़्यादा F7 लेवल पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन समझा दूंगा बेहतरीन तरीके से। सुनो मेरी तरफ देखें भाई, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, सोचो इनकम स्टेटमेंट आज भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ख़त्म हो जाती है। इनकम स्टेटमेंट आज भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ख़त्म हो जाती है। अब एक बार इनकम स्टेटमेंट ख़त्म हुई, उसके नीचे जो एरिया जुड़ा हुआ होता है, बेटा प्लीज़ दिल से पढ़ें, वो है OCI। इनकम स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल जो नथी जुड़ा हुआ एरिया है वो OCI है, जो एक एरिया था ना, याद है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मेरी तरफ देखें, तो अब इस OCI के अंदर भी दो एरियाज आ गए, 1 और 2। OCI के अंदर बेटा एक तो इनकम स्टेटमेंट है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर खत्म थी, अब OCI के अंदर भी दो हिस्से हैं OCI के, सुनना आराम से। पहला हिस्सा वो, पहले वो OCI, देखो इसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है OCI that will be reclassified to P&L। यानी OCI की पहली कैटेगरी वो होती है, सुनिएगा, जो आज तो OCI में नजर आ रही है, लेकिन आने वाले कल में वो P&L में शिफ्ट हो जाएगी। आज OCI में, कल वो P&L में शिफ्ट हो जाएगी। इसकी आला मिसाल दूं, इसकी मिसाल एक है, सिर्फ आपके कोर्स में एक है, आपके कोर्स में, आपका छोटा बेबी कोर्स है रिपोर्टिंग का। आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 याद है? IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट्स के मेन हेड मैंने दो बनाए थे, या तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या डेट, या इक्विटी या डेट, या इक्विटी या डेट, याद है? इक्विटी के अंदर फिर दो सब कैटेगरीज थी, फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI, उसको छोड़ दो भी। अब आओ इस तरफ, डेट मार्केट के अंदर 3 कैटेगरीज थी। जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 3 कैटेगरीज थी। बेटा मैंने ही पढ़ाया यार, क्या हो गया? डेट के अंदर 3 कैटेगरीज थी, एक थी फेयर वैल्यू थ्रू, एक थी एमोटाइज कॉस्ट। अगर आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक कैटेगरी थी एमोटाइज कॉस्ट, एक थी एक्सट्रीम कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और एक डेट के अंदर बीच वाली कैटेगरी थी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। डेट के अंदर एक बीच वाली कैटेगरी थी फेयर वैल्यू थ्रू OCI, याद है? और उसमें आप आज अगर आपको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे लाना था, अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे लाना था, और जो भी गेन या लॉस था वो OCI में लेके जाते थे।
मैं डेट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट, प्लीज सुने। उसमें जो भी रिवैल्यूएशन वगैरह हर साल होती थी ना फेयर वैल्यू पे लाने का अमल, वो आप ओसीआई में बुक करते थे, वो आप ओसीआई में बुक करते थे, वो आप ओसीआई में बुक करते थे, राइट। लेकिन साथ मैंने ये भी पढ़ाया था, जब फ्यूचर में आप उस इंस्ट्रूमेंट को बेचोगे ना, तो जितना भी पुराना ओसीआई पड़ा होगा वो सब पीएनएल में ट्रांसफर होगा। वो इस चीज की एग्जांपल है, वो इस चीज की एग्जांपल है। ओसीआई दैट विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, यानी एक ऐसी चीज जो आज ओसीआई में आने वाले कल में पीएनएल में चले जाएगी। आज ओसीआई में है, आने वाले कल में पीएनएल में चली जाएगी। और इसकी मिसाल भी मैं आगे ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, चलो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट, ठीक है। सेकंड इसकी क्या चीज है, इनकम एंड दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाओ, दूसरी कैटेगरी कौन सी है बताता हूं, ओसीआई दैट won't be re यानी इसका मतलब यह है कि ओसीआई के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कयामत तक इक्विटी में ही रहेंगी, वो पीएनएल में कभी शिफ्ट नहीं होंगी, वो पीएनएल में शिफ्ट नहीं होंगी। इसकी मिसाल दूं, सबसे मजेदार आईएस 16, आईएस 16 का जो रिवैल्यूएशन गेन होता है, आईएस 16 का जो रिवैल्यूएशन गेन होता है वो बाद में पीएनएल में नहीं जाता, हाँ वो विद इन इक्विटी रिटेन अर्निंग में जाता था। भूल गए यार, तुम लोग क्या लोग हो यार। बेटा आईएस 16 में अगर आपके पास कोई एसेट है और आपने रिवैल्यूएशन किया हुआ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अब अगर आप उस एसेट को बेचोगे, सुन लो, उस एसेट को बेचोगे तो जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है ना, एक बच्चों वाली एंट्री बना देना, देखो ये रही, जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, बस ये विद इन इक्विटी ट्रांसफर की एंट्री बनती थी, विद इन इक्विटी ट्रांसफर की एंट्री बनती थी आईएस 16 में। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट पीएनएल में नहीं जाता था, इसको ट्रांसफर की एंट्री भी मैं बोलता था, मैंने बेसिक लेवल पे भी ये पढ़ाई हुई है। इस एंट्री को हम बोलते थे ट्रांसफर की एंट्री, इस एंट्री को हम कहते थे ट्रांसफर वाली एंट्री, इसको ट्रांसफर वाली एंट्री बोलते थे। तो देखो ये ओसीआई की इस कैटेगरी की बात हो रही है, ओसीआई की इस कैटेगरी की बात हो रही है जो कभी भी, ओसीआई में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कभी भी पीएनएल में नहीं ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में भी विद इन इक्विटी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो अब कान और आंखें खोलो, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े हो चुके हो। सुनो, इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म है, उसके बाद का जो नीचे का ओसीआई का एरिया है ना, तो ओसीआई के एरिया में भी अब दो खाने हैं, दो हेड्स हैं। पहला वो वाली ओसीआई जो आज ओसीआई में और आने वाले कल में पीएनएल में शिफ्ट हो जाएगी। आपके कोर्स में सिर्फ इसके एक ही मिसाल है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट पढ़ा चुका हूं। सेकंड वो टाइप की ओसीआई होती है, कुछ ओसीआई ऐसी है जो आज भी ओसीआई में और आने वाले कल में हमेशा हमेशा इक्विटी में ही रहेगी, पीएनएल में नहीं जाएगी, फ्यूचर में पीएनएल में नहीं जाएगी। इसकी मिसाल है आईएस 16, आईएस 16 वाली रिवैल्यूएशन, आईएस 16 वाली रिवैल्यूएशन। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, सही है। लेकिन मैं एक और बात बोलता हूं, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे वो इतना ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जा सकता, यानी इसकी स्टेटमेंट बनाने में इतनी तफसील में नहीं जाएगा क्योंकि चीज़ें कम है। हाँ, स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसकी चीज़ें ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसकी चीज़ें ज़्यादा है। चलो, अ स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 इज बीइंग presented below for understanding purposes only. All the figures are hypothetical and comparative is given for, अब देखो नीचे एक आपके सामने एक मिसाल आ गई, देखो ये आपके सामने मिसाल आ गई। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो भाई उससे मैं प्यार से, इसके अंदर ऐसी 500 चीज़ें जो आपके कोर्स में ही नहीं है, ये सिर्फ ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाली इसने दी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे यार, वो सब स्ट्रेटेजिक लेवल की। सुनो, अब ये आपके पास 2001 और 2002 दो साल है, प्रॉफिट पहले के, देखो ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट के नीचे ओसीआई आती है, देखो ओसीआई का एक खाना ये रहा और एक हेड ये रहा, देखो ये दो हेड्स हैं। एक मिनट ठहरो, ठहर जाओ, ये दो हेड्स हैं भाई, एक हेड ये है, एक हेड ये है, सही है। चलो, पहला क्या लिखा है इसने, इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये वाला दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, यानी ऐसे कुछ ओसीआई होती है जो क़यामत तक
जो क़यामत तक दोबारा पीएनएल में नहीं जाएगी, हाँ विद इन इक्विटी ट्रांसफर हो जाएगी। इसकी मिसाल, इसकी इसने तो बहुत सारी मिसालें लिखी हुई हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये तुम्हारे कोर्स में ही नहीं। IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये आपके कोर्स में नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने इस वाले हेड की है, IS-16 की रिवैल्यूएशन। सही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ IS-16 वाली रिवैल्यूएशन बाद में पीएनएल में नहीं जाती, बाद में पीएनएल में नहीं जाती। सही है। और इसकी मिसाल मैंने क्या दी थी, इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, राइट। इसकी मिसाल मैंने दी थी आप लोग के लेवल पे, आप लोग के लेवल की बात कर रहा हूँ। IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेट। बाकी जो मिसालें लिखी हुई हैं वो आपके सर के ऊपर से नहीं, छत के ऊपर से निकल जाएंगी। सही है सर, फिर आपने ये क्यों कॉपी किया? ये स्टैंड, आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी उसने कॉपी किया हुआ है नहीं आपके कोर्स में। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बल्कि उसने देखो लिखा हुआ भी तो है ना, देखो यहाँ ऑल फिगर्स आर हाइपोथेटिकल। सही है, तो सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए उसने बताया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं 2001 की बात करूं तो एक बार -150 आ रहा है, एक बार पॉजिटिव 4500 आ रहा है। इन दोनों को तुम नेट ऑफ करोगे तो तुम्हारी टोटल OCI ये रही, और OCI 4350, इसके अंदर ये प्रॉफिट शामिल करोगे, इसके अंदर ये, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देख लो ये रहा, ये रहा, ये आ गई आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये आ गई। सही है। इसी तरह अगर मैं 2002 की बात करूं तो ये आपका पहली OCI है, पहली वाली, ये दूसरी वाली नेगेटिव में आ रही है। सही है, इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल OCI आपकी ये आ गई 2275 नेगेटिव, और इसको तुम मिला लोगे प्रॉफिट में, इसको मिला लोगे प्रॉफिट में, तो ये तुम्हारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब तुम मासूमियत से बोलोगे सर ये नीचे क्या है, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब NCI है। चलो, वैसे तुमने अभी कंसोलिडेशन आपको हम इस कोर्स में पढ़ाएंगे, बेहतरीन वाला, ज़बरदस्त वाला कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको याद दहानी करा दूं आपके बेसिक लेवल की, कि आप जब बेसिक लेवल में भी इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल वाला ब्रेकअप नहीं करते थे, याद है? ब्रेकअप करके दिखाते थे कि मालिक पेरेंट कंपनी का कितना है और NCA वालों का कितना है, तो वो ये ब्रेकअप करके दिखा रहा है। अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो ये। लेकिन आप कंसोलिडेशन करते वक्त ये ब्रेकअप सीख जाओगे। कंसोलिडेशन पढ़ाते वक्त मैं अपने इन मुबारक हाथों से इसका ब्रेकअप सिखाऊंगा आपको कि NCI और पेरेंट कंपनी में किस तरह ब्रेकअप करना है। ओके जी, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले बोल रहा हूँ आसान काम है, फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू काम करना होता है। ये एज एड बनती है, सबसे पहले ये एज एड, बचपन वाली बातें हैं, एज एड बनती है। हाँ, और इसमें एक साइड पे सारे एसेट्स, वही अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरी साइड पे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो ये आपके सामने देखो, इन्होंने एसेट्स में देखो नॉन करंट, ये पहली हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है नॉन करंट एसेट की, नज़र आ रही है? ये सारे नॉन करंट एसेट हैं, आपने सबने पढ़े हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें राइट ऑफ यू ROU याद है? लीज के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन एक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, देन करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंटोरीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब चीज़ें, और यूँ आपके पास टोटल एसेट आ गया। तो ये एक एंड पे सारी एसेट साइड बनेगी। ये सब मैं आपको फाइनल अकाउंट में भी कराऊंगा, फाइनल अकाउंट में बेहतरीन तरीके से बनवाऊंगा सब। देन फिर एक दूसरी साइड आती है, अदर साइड है, ये दूसरी साइड है, अदर साइड। अदर साइड में एक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में आपके पास शेयर कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, याद है? अदर कंपोनेंट्स ऑफ एक्विटी होती है, टोटल एक्विटी आ गई। फिर देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, अभी आप लोगों ने रिसेंटली डेफर टैक्स भी पढ़ा है, डेफर टैक्स भी नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर हैं तो वो आएंगे। देखो देखो ये टोटल आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। और फाइनली आपके पास ये आ गई करंट लाइबिलिटी का हेड, इसमें ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, देखो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। अब ये देखो 1 2 और ये 3, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपके पास। सही है, इन तीन नहीं, बल्कि मैंने ज़्यादा ऐड कर दी, सॉरी। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। और फिर आपके पास इसको और इसे ऐड करोगे ना आप,
तो आपके पास आ जाएगी ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कैटेगरी। ओके, सही, ये इसका फॉर्मेट है आपके सामने, देख लो अच्छी तरह देख। तो ये वही SOFP है, कोई नॉट अ बिग डील एट ऑल, नॉट अ बिग डील एट ऑल। अब यहाँ जो एक चीज़ अब यहाँ पे समझाई जाएगी, करंट एंड नॉन करंट एसेट डिस्टिंक्शन। करंट एंड नॉन करंट एसेट डिस्टिंक्शन। अब आ जाओ, मैं आपको करंट एसेट की एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ करंट एसेट की डेफिनेशन बता देता हूँ, ये बड़ी मशहूर डेफिनेशन है। आपको बचपन में भी, बिल्कुल जब बच्चा छोटा होता है ना, मैं खुद पढ़ाता हूँ उनको, बिल्कुल जब वो आंखें खुलता है ना अकाउंटिंग में, तो मैं उनको करंट एसेट की उस टाइम बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन बताई जाती है, मेजॉरिटी चीज़ें बता दी जाती हैं क्योंकि छोटा होता है। लेकिन बहरहाल अब ये IFRS 18 की तरफ से यहाँ देखें, करंट एसेट वो एसेट है दैट शुड बी, एन एसेट शुड बी क्लासिफाइड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इज हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल। देखो, वैसे ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होती है, स्टैंडर्ड जब बोला जाता है ना छोटे बच्चों के सामने 12 महीने की, लेकिन ये 12 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है। देखो पढ़ लो पहले ऑपरेटिंग साइकिल की मीनिंग पढ़ लो। द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट when the entity's operating cycle is not clearly identified, it is assumed to be 12 months। मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सोचो, तुम जिस दिन से इन्वेंटोरी खरीदते हो, द टाइम बिटवीन एक्विजिशन, जिस दिन तुमने इन्वेंटोरी खरीदी, फिर उसको आपने प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया ये वो, और जिस दिन वो बिक के कैश आ गया, तो इस बीच के अरसे को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ये मैंने रेशियोज के टॉपिक में ही मैं पढ़ाता हूँ, फिर बोल रहा हूँ भैया, आपने जिस दिन इन्वेंटोरी खरीदी, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको बेचा, और बेचा भी अगर उधार पे तो बाद में कैश आएगा ना। तो जिस दिन कैश आया नहीं, इस पूरे अरसे में आपके पैसे कुछ अरसा ब्लॉक रहे ना, तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। ओके, तो कभी कभार ये ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर का भी हो सकता है, 12 महीने से ऊपर का भी हो सकता है। तो यही वजह है, मेरी बात सुनिए, देखो जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के सामने ज़्यादा बातें करोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका, तो उसको हम 12 महीने की डेफिनेशन ही पढ़ाते हैं भाई, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, वो 12 मंथ्स सही है उसके लिहाज से, उसकी एज के लिहाज से सही। लेकिन आप लोग के लिए जो स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज़ किया है वो ऑपरेटिंग साइकिल का किया है, और साथ ये बोल भी दिया, ये लाइन भी दे दी कि व्हेन दी एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट क्लियरली इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर भी हो सकती है, प्रैक्टिकली 15 महीने की भी हो सकती है, ठीक है। तो भी फिर वो करंट एसेट की डेफिनेशन नहीं आएगा। अब पढ़ो उसको, वापस पढ़ो। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब आप यूज कर लो, जैसे प्री पेमेंट्स, आपने देखा है प्री पेमेंट, आपने एडवांस फीस भरी बाद में यूज करते हो, एडवांस वो फोन में क्रेडिट डलवाया बाद में यूज करते हो। तो नॉर्मली ये जो यूज आप कर लेते हो, अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एक चीज कंज्यूम हो रही है ना, या फिर वो हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर सेल वाले एसेट भी करंट एसेट है, तो उसको ये सब करंट एसेट में आएंगे। देन इट इज हेल्ड फॉर प्राइमरीली ट्रेडिंग पर्पज, यस, इन्वेंटोरी इज ऑलवेज करंट एसेट, इन्वेंटोरी इज ऑलवेज करंट एसेट। बाकायदा मैंने इस पे वीडियोस बनाई है, मुझे पूरा याद है, मैंने इसमें बेहतरीन छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए, उसमें मैंने इंटरव्यू देना सिखाया है। तो कई बार इंटरव्यूअर आपके साथ खेलता है, इस तरह खेलता है, बाकायदा मैंने रियल बच्चे सुनाते हैं कि वो आपको पहले बोलता है कि आपने एक बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए और वो बैंक अकाउंट सीज हो गया। आपने एक बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कॉमन है, जैसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करता हूँ, और अभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है यूएस का, कभी यूएस में इमिग्रेशन के लॉज सख्त हो रहे हैं, कभी ये हो रहे हैं, ये सब नज़र आ रहा है। तो अगर आपके जैसे, अगर मैं हूँ पाकिस्तानी सिटीज़न और मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है कहाँ, अमेरिका में या कहीं और, तो वो नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट होगा। तो कई बार वो लोग देखते हैं कि यार ये बंदा तो हमारे मुल्क में रहता नहीं है, ऐसे ही इसने खुलवा के, कुछ ना कुछ मसले मसाइल की वजह से अगर पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात में कुछ मसला मसाइल हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो अकाउंट सीज भी कर देते हैं। वो कहते हैं भाई अब अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं हम, चलो सीज नहीं फ्रीज। तो अब मेरा अकाउंट ऐसा फ्रीज कर दिया उन्होंने लेटेस्ट से कि उन्होंने बोला भाई अब 2 साल तक हाथ भी नहीं लगाना। तो अब ऐसी सूरत हाल में, ये प्रैक्टिकल एक इशू है, ऐसी सूरत हाल में ये अकाउंट नॉन करंट एसेट बन गया, क्योंकि अब ये 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज नहीं हो सकता ना। तो अब इंटरव्यूअर ने मुझे पहले ये कहानी सुनाई कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप 2 साल के अंदर अंदर अब हाथ नहीं लगा सकते, तो मैं फौरन से बोलूँगा हाँ सर इट इज़ अ नॉन करंट एसेट, इट इज़ अ नॉन करंट एसेट। वो बोलेगा सही है, बिल्कुल सही है। फिर वो आपसे एक सवाल पूछेगा, सुनो यहाँ देखो, वो बोलेगा आज मैंने एक इन्वेंटोरी बाई की, लेकिन मार्केट के हालात ऐसे हैं कि लग रहा है कि 2 साल तक नहीं बिकेगी, इन्वेंटोरी 2 साल तक नहीं बिकेगी,
तो अब इसका जवाब क्या बताऊं, इट इज स्टिल करंट एसेट। इन्वेंटोरी हमेशा करंट एसेट है, इन्वेंटोरी हमेशा करंट एसेट है बिकॉज ऑफ इंटेंशन, बिकॉज ऑफ इंटेंशन, नीयत बेचने की, नीयत बेचने की, सही है। बेशक इन्वेंटोरी आपने खरीदी नहीं बिक रही कई सालों से, तो भी इन्वेंटोरी है। ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं पाकिस्तान में भी जहाँ चीज़ें नहीं बिकती, ठीक है, याद रखना इस बात को, ये डॉज होता है। देन इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, जी वो पैसा जो आपका जेब में पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा हुआ है और आप शॉर्ट टर्म में उसको रियलाइज कर सकते हैं, वो भी आपका करंट एसेट है, ठीक है। अब इन्होंने नीचे लिखा हुआ है करंट एसेट इंक्लूड लाइक इन्वेंटोरीज, ट्रेड रिसीवेबल दैट आर यूज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। इवन इफ इट टेक्स मोर, देखा यहाँ बोल दिया, मोर देन 12 मंथ्स टू टर्न देम इनटू कैश। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर भी हो सकती है, पहले ही बता चुका हूँ। They also include assets held for trading purposes such as financial instruments classified as held for trading. Yes, yes, yes. Very good. देखो IFRS 9 के अंदर तुमने एक कैटेगरी पढ़ी थी ना, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, भूल गए तुम। IFRS 9 के अंदर तुमने एक कैटेगरी पढ़ी थी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। उसमें हम कौन से शेयर्स खरीदते थे जो हमें शॉर्ट टर्म में घुमाने हैं, तो जब उसको शॉर्ट टर्म में रियलाइज करना है ना, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी है, वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा, वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ, ये मैं आज सुबह ही मैं एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, यानी कोई मुझसे बड़ा टाइम लेकर आएगा और मुझे पूछेगा ना, सर सर नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन बता दो, तो दुनिया की बड़ी बड़ी IFRS की बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले करंट एसेट पढ़ाया जाता है डिटेल में और फिर एक लाइन बोली जाती है, हर वो एसेट जो करंट एसेट की ये डेफिनेशन मीट नहीं करता वो नॉन करंट है, बस। हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करता वो नॉन करंट है। ये बेहतरीन दुनिया भर की बुक्स में लिखा हुआ। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, अ लाइबिलिटी should be classified as a current liability when it is expected to be settled in the normal course of entities operating cycle। वही मोटा मोटा मतलब 12 महीने के अंदर सेटल हो या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो, राइट। इज हेल्ड, ये एक्स्ट्रा लाइन है भैया, फॉर प्राइमली फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। भाई लोग लाइबिलिटीज में भी खेल रहे होते हैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए, जैसे एसेट्स में ट्रेडिंग करते हैं, लाइबिलिटीज में भी ट्रेडिंग करते हैं, सही है। तो अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी आपने अपने ऊपर ली हुई है जो ट्रेडिंग पर्पज के लिए, वो भी करंट लाइबिलिटी है। इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सबको पता है बचपन वाली। और दिस इज वेरी गुड, दिस इज एक्सेप्शन अब आया, द एंटिटी डज नॉट हैव द राइट at the end of the reporting period to defer settlement of the liability for at least 12 months after the end of the accounting period। यानी आपके पास ऐसा पक्का राइट ना हो कि आप उसको आगे धकेल सको 12 महीने से, यानी 12 महीने के अंदर सामने वाला मांग सकता है और आपको देना पड़ेगा। यानी आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप उसको 12 महीने से आगे धकेल दो और उसकी मजाल ना हो आपसे, आपकी तरफ आने की, फिर तो ये नॉन करंट है। लेकिन अगर ये दरवाजा खुला है तो फिर ये करंट लायबिलिटी है। बच्चे ने कहा नहीं समझ में, मैंने कहा मैं समझाता हूँ, सुनो। देखो अब ये बज़ाहिर, मेरी तरफ देखें, बज़ाहिर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी ऐसे ही एक टॉपिक है यार, इसको करंट में ले जाओ, इसको नॉन करंट में ले जाओ। बेटा ये तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना, भाई ये मेरी तरफ देखो, ये एंटिटीज की जान है भाई, शेयर होल्डर के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, यानी बाकायदा गोइंग कंसर्न का अलार्म बजा देगा ये। भाई करंट लायबिलिटी वो है जो अभी अनकरीब देनी है, नॉन करंट तो बाद में देनी है। तो अगर एक बिजनेस के ऊपर कई अरबों रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी का मतलब उसकी पे करने की तैयारी करनी है, आपको कैश जमा करना है, आपको कैश जमा करना है भाई। तो आपके पास अरबों रुपए की करंट लायबिलिटी पड़ी और जेब खाली है आपकी, तो इसका मतलब कंपनी दिवालिया हो जाएगी, कंपनी फट जाएगी भाई, क्या होगा। नहीं समझ रहे यार। यार मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे याद है आज से कई सालों पहले बीच में एक पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए थे जिसमें रोज आवाज आती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, रोज। वो दौर तुम लोगों में से भी कुछ को याद होगा, रोज ये आती थी आवाज डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उस दौर में हमारे यहाँ के जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे ना, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था
कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, और उन्होंने आगे ये बात की थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट्स है ना, एक्सटर्नल डेट्स जो बाहर वालों के कर्जे हैं, एक तो अंदर के गेम है वो छोड़ दो, एक्सटर्नल डेट्स में से मेजॉरिटी डेट्स जो थे उस वक्त जब आर्टिकल लिखा गया था, बोला वो लॉन्ग टर्म है, बोला वो शॉर्ट टर्म है ही नहीं। तो बोला हमें शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा अमाउंट पे ही नहीं करना, इतने पैसे तो हमारे पास पड़े तो हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। और मैंने बाकायदा उस पर वीडियो बनाई थी, एक व्लॉग बनाया था पूरा मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मुल्क के लिए भी सोचो ना कि अगर यार आपके ऊपर लोन्स हैं और आप शॉर्ट टर्म में टाइम पे नहीं कर सको, आप खत्म, डिफॉल्ट हो यार। तो ये लाइबिलिटी अगर नॉन करंट से करंट या करंट से नॉन करंट गलत गेम हुई ना, तो इसमें बहुत कुछ हो जाता है। नहीं, इसमें शेयर होल्डर को आप बुरी तरह मिसलीड कर दोगे। तो इसीलिए इसको बड़ा नाजुक तरीके से देखा जाता है। अभी मैं इस पर कुछ और आपको किससे सुनाता हूँ, वो एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा केसेस में बताऊंगा, रिपोर्टिंग लेवल पे नहीं आते वो, लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए सीख लो। ये एक बार पढ़ लो, ये एक बार देख लो, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम टैक्स पेएबल, ये सब करंट लाइबिलिटी है। एक बार देख लो, इसको पढ़ लो, लाजमी पढ़ लो, एक बार देख लो, जल्दी पॉज करो स्क्रीन और पढ़ो, सब पढ़ो। अच्छा देखो, ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ना, नॉर्मली ये नॉन करंट होते हैं, क्योंकि 12 महीने के अंदर अगर वो ड्यू नहीं है ना, तो फिर वो नॉन करंट है। अच्छा देखो, ये बात भी अच्छी है, बता चुका हूँ मैं, कहीं ना कहीं बताई होगी तुम लोगों को, कि अगर एक ऐसा लोन है जो हमें पीसेस में वापस करना है, और उसका कुछ पीस हमें अगले 12 महीने के अंदर वापस करना है, तो सिर्फ वो पीस करंट लायबिलिटी होगी, बाकी नॉन करंट होगी। अरे इसकी अच्छी मिसाल देता हूँ ना यार, जो आप लोग लीज का चैप्टर पढ़ रहे थे, लीज के अंदर मैं करंट नॉन करंट अलग करता था ना। तो जो 12 महीने के अंदर लाया कर रही है वो करंट, बाकी नॉन करंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी करंट हो जाएगी भाई, जो 12 महीने के बाद लाया कर रही है वो स्टिल नॉन करंट है, वही बात लिखी हुई। अब मैं ये केसेस आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से स्ट्रेटेजिक लेवल पे टेस्ट होते हुए देखें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे टेस्ट होते हुए देखें, लेकिन 5 मिनट में मैं समझा दूंगा, देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। और एक मज़े की चीज़ है, मज़ेदार चीज़ें हैं भाई। देखो मैंने पहले तुम्हें बता दिया, मुल्क की एग्जाम्पल देके समझाया कि करंट नॉन करंट यानी एक काम की चीज़ होती है, यानी इसको ज़रा ध्यान से देखा जाता है, ठीक है। चलो, दिस सेक्शन डील्स विद द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, one originally intended to be paid back after more than 12 months that might seem to become current। कभी कभार नॉन करंट लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। अब वो क्या है, ये एक बार पढ़ लो। इमेजिन यू हैव अ बिग लोन ड्यू नेक्स्ट मंथ, बट यू हैव बीन वर्किंग विद द बैंक टू गेट अ न्यू लोन दैट विल पे ऑफ द ओल्ड वन टू गिव यू अनदर 5 years। यस, जैसे पाकिस्तान भी कराता है ना रीफाइनेंसिंग, भाई आपकी एक लोन जो है वो पेमेंट के करीब आ गया, आपका एक लोन जनाबे वाला पेमेंट के करीब आ गया। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि उसे आगे डेफर करें, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपने एक और लोन लेके इस पुराने लोन को चुका दिया। ये नॉर्मल भी पाकिस्तान में भी चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है। इधर से लोन लिया, इसका लोन लेके उसकी टोपी उसके सर, फिर यहाँ से लोन लेके उसका लोन चुकाया, चलते रहते हैं साइकिल में, ठीक है। तो अब आपके पास वैसे तो एक नॉन करंट लोन था, लेकिन आपने और उसकी पेमेंट भी करीब आ गई थी, लेकिन आपने कहा यार एक और लोन लेके या उसी बैंक से लोन लेके आपने कहा मैं इसको रोल ओवर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आप स्टिल नॉन करंट में रह सकते हैं। अब इसकी ये डिटेल आ गई, चलो आ जाओ, ये डिटेल है भाई, पढ़ो। अ नॉन करंट लाइबिलिटी, a non-current financial liability that is due to be settled within 12 months of the reporting date can still be classified। ये देखो, ये बड़ा डायलॉग है हम, नॉन करंट इफ, अगर, बेशक 12 महीने के अंदर ड्यू डेट है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई कर सकते हो। कब, पहला, द ओरिजिनल टर्म वॉज अ पीरियड लॉन्गर। भाई पहली बात है, ओरिजिनली जिस लोन को आज तुम्हें 12 महीने के अंदर वापस करना है ना, ओरिजिनली वो लॉन्ग टर्म लोन ही था, यानी 5-10 साल वाला लोन ही था, लेकिन अब ड्यू डेट करीब आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोन ही छोटा वाला हो, 6-8 महीने वाला, फिर तो हो ही नहीं सकता ना। यानी ओरिजिनली वो नॉन करंट ही क्लासिफाई हुआ। देखो, दिस मीन्स इट वॉज ऑलवेज इंटेंडेड टू बी लॉन्ग टर्म डेट। देन एन अग्रीमेंट टू रीफाइनेंस। अभी ये 7 अगली कंडीशन, भाई ये देखो, अब जरा अपना बिजनेस वाला दिमाग का बटन टक दबा के ऑन कर दूं।
An agreement to refinance or reschedule payments on a long term basis is completed by the end of the reporting period. आपने एग्रीमेंट कर लिया हो कि भाई हम इसको डेफर करवाना चाहते हैं. This means you have finalized a new plan to pay its back over a longer time before your financial statements are officially approved. याद है ना, आई स्टैंड में आपने पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले पहले आपने ये प्लान आइडेंटिफाई करवा लिया हो, साइन करवा लिया हो कि भाई हम अभी नहीं, बाद में पे करेंगे, अब 10 साल बाद, 5 साल बाद, यानी इसको डेफर करवा लिया हो. अब एक और शर्त, द एंटिटी हैज अ राइट टू डेफर सेटलमेंट. दिस मीन्स, बेटा नहीं सोना प्लीज, थोड़ा सा दिल से पढ़ो. दिस मीन्स यू हैव द लीगल राइट अंडर द न्यू अग्रीमेंट नॉट to not pay it within next 12 months. This right must exist at the end of the reporting period. आपके पास ये लीगल राइट हो भाई कि आपने 12 महीने के अंदर पे नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती आपसे 12 महीने के अंदर नहीं निकलवा सकता. यानी ये श्योरिटी होगी ऑडिटर को कि ये चीज़ 12 महीने के आगे तभी वो आपको नॉन करंट में दिखाने देगा. सही है, तो ये कंडीशंस एक बार पढ़ लें. मैंने ये इसका एक बार सवाल स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखा है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसकी चीज़ देखी है. आप लोगों का लेवल छोटा है, जो सच बात है. अब आ जाओ एक और सिनेरियो, ब्रीच ऑफ लोन एग्रीमेंट. दिस सेक्शंस डील विद व्हाट हैपेंस इफ यू ब्रेक अ रूल इन योर लोन एग्रीमेंट. यूजुअली दिस मींस लेंडर कैन डिमांड इमीडिएट पेमेंट. लेंडर कैन डिमांड इमीडिएट पेमेंट. ये क्या है, पढ़ो बेटा. देखो आराम से, बिल्कुल प्यार से. अगर सामने वाले ने आपको लोन दिया है, अगर सामने वाले ने आपको लोन दिया है तो वो डर भी रहा होता है कि भाई मैं लोन दे रहा हूँ, मेरे पैसे भी मिलेंगे नहीं, तो आपके ऊपर एक चीज़ अप्लाई करता है, कोविनेंट्स. कोविनेंट्स, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. वो आपको बोलता है भाई साहब आपका ईपीएस हमेशा 5 रुपये से ऊपर आना चाहिए, या आपकी गेयरिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए, या 60% से नीचे होनी चाहिए, या आपका करंट रेशियो 2:1 कम से कम होना चाहिए. ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. या आपके पास इतना कैश फ्लो हो. ये इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे. जैसे आपको पता है आईएमएफ पाकिस्तान को, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को लोन देता है, तो वो भी कोविनेंट्स लगा रहा होता है, वो भी रिस्ट्रिक्शन लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ये जायज़ बात है बिल्कुल, कोई भी लोन देगा वो. तो अब ऐसे में अगर आपने वो कंडीशन तोड़ दी तो ब्रीच कर दिया. आपने कंडीशन तोड़ दिया, आपने ब्रीच कर दिया, अब वो आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा आ जा भाई, अब नहीं छोड़ता वो. ठीक है, तो अब ऐसी सूरत हाल में फिर लोन इमीडिएटली रीपेबल हो जाता है. लोन इमीडिएटली रीपेबल हो जाता है. ये तीनों चारों सर्कल्स पढ़ लो. इमेजिन यू हैव अ लोन, वन ऑफ द रूल्स लाइक मेंटेनिंग अ सर्टेन कैश बैलेंस, ये मैं सुना चुका हूँ, आराम से पढ़ लो, इज ब्रोकन. आपने तोड़ दी कंडीशन. यूजुअली दिस वुड मीन दैट द बैंक कैन आस्क फॉर ऑल देयर मनी बैक राइट अवे. आ जाओ बेटा. मेकिंग द होल लोन एज अ करंट लाइबिलिटी, मेकिंग द होल लोन एज current liability. Okay, however there is an exception. A non-current financial liability becomes payable on demand if the entity breaches a condition of its loan agreement at the end of the report. In such a case it is classified as current. लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये रही, ये पढ़ो. However, if the lender has agreed by the end of the reporting period to provide a grace period, वो है ना बच्चों को पास कर देते हैं स्कूलों में, चल भाई इसको निकाल, आगे लेके जाओ, चलने दो इसको, कमाना है इससे.
of at least 12 months after the reporting date, and within that grace period the entity can fix the breach and the lender cannot English पढ़ लो, cannot demand immediate repayment, then the liability remains non current। यानी आपने सामने वाले से एग्रीमेंट कर लिया, भाई मैं मानता हूँ मैंने आपकी ये कंडीशन तोड़ी है, लेकिन 12 महीने के अंदर मैं इस कंडीशन को रिपेयर कर दूंगा, मैं कैश का बैलेंस इतना मेंटेन करूंगा, और 12 महीने के अंदर आप सामने वाले को मैंने बोल दिया तुम्हारे पास ये राइट नहीं होगा कि तुम मुझसे इमीडिएट पेमेंट मांगो, तुम्हारे पास ये राइट नहीं होगा कि तुम मुझसे इमीडिएट पेमेंट मांगो, तो ऐसी सूरत हाल में ये लाइबिलिटी नॉन करंट ही रहेगी। वैसे करंट हो जाती, देखो जब भी आपने ये हरकत की और इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड हुआ, रीपेबल ऑन डिमांड का वर्ड पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वर्ड यूज होता है, पढ़े लिखे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वर्ड यूज होता है इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड, तो ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो वैसे तो पर्दा उठ गया था, लेकिन आपने इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया, ये एक्सेप्शन है, तो अब ये नॉन करंट हो जाएगा। सही है, देखो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मुश्किल नहीं है यार। नबी करीम नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और ओसीआई था पहली, फिर एक एसओएफपी का फॉर्मेट देगा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आपने पढ़ी है बेटा वही है, यहाँ 19-20 इसने ऐसे ही शशकेबाजी थोड़ी की होगी, लेकिन रिपोर्टिंग लेवल पे मेरी बात सुने, रिपोर्टिंग लेवल पे जो सवाल आता है ना वो उसने वैसे ही करके दिया हुआ है, मैंने न्यू लेटेस्ट एग्जाम किट में देखा, बिल्कुल वैसे ही करके दिया हुआ है, वही चीज़ है बिल्कुल। आओ देख लो, इसके अंदर पहली बात है इक्विटी का चेंज। अच्छा देखो मैंने यहाँ 2 सालों का इन्होंने दिया हुआ है, 2 सालों का इन्होंने दिया हुआ है, देखो 2007 है ना, तो 2006 का डाटा भी है, कंपैरेटिव देख लो, कंपैरेटिव पहले वो 2006 की बना के देगा, मैं आपको पूरा ब्रेकअप देता हूँ। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2006 है, फिर यहाँ से ये सब नीचे 2007 है। सही है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग एक ही स्टेटमेंट में कंपैरेटिव्स देखें कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है। अब आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में सारे देखो, सबसे पहले 2006 के ये ओपनिंग बैलेंसेस है, शेयर कैपिटल का ये रहा, बेटा थोड़ा जागना, ये देख लो मैं और एनलार्ज करता हूँ, शेयर कैपिटल का ये रहा रिटेन अर्निंग का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का 0 है, ये अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, और ये इन सब का टोटल यहाँ आ रहा है, सही है। अब सोशी में याद करो, मैंने पढ़ाया हुआ है, सोशी में गिन के कुछ चीजें आती थी, जिसमें से एक चीज आती थी ऑर्डिनरी डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से लेस होता है, देखो उसने कर दिया है। फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि सम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, प्रॉफिट का और ओसीआई का। तो अब देखो प्रॉफिट इसने अलग से ऐड करा है रिटेन अर्निंग में, देखो प्रॉफिट अलग से रिटेन अर्निंग में ऐड किया है, हाँ, और साथ उसने क्या किया, इधर देखें, यहाँ देखें, और साथ उसने फिर एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया दे दिया है, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिवैल्यूएशन वाली चीज़ें भी होती हैं, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी भी होती है। IFRS 9 याद है, IFRS 9 में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की जो मूवमेंट होती है वो अदर कंपोनेंट ऑफ एन इक्विटी में जाती है, याद है, हाँ जी। अब इसने क्या करा, उसके बाद सामने देखें, उसके बाद इसने लिखा है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बस ये चीज़ें देखो प्रॉफिट और ये ओसीआई, ये देख लो, ये चार चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखो मैंने बॉक्स में डाल दिया, प्रॉफिट और ओसीआई को मिलाएगा ना, प्रॉफिट और ओसीआई को मिलाएगा तो ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टली है, ये पूरा ये हिस्सा ये है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं लिखता हूँ, चलो इसके ऊपर छोटा, ये चीज़ है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओके। अब करना क्या है, आप ऐड कर, शेयर कैपिटल की लाइन में तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो शेयर कैपिटल जो यहाँ होगा वही एज इट इज़ यहाँ आ गया। बाकी रिटेन अर्निंग में आपने ये सब चीज़ें ऐड और लेस करी, तो ये आपकी रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग आ गया। फिर ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग है, ये अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी का क्लोजिंग है, और फाइनली टोटल इक्विटी का क्लोजिंग है। ये एक साल की सोशी ऊपर तैयार हो गई, देखो 1 साल की 2006 की सोशी आपके सामने है। अच्छा मैं एक और बात बोलूँ, अब सर सुनो, जो इनकी लेटेस्ट बुक्स है ना उसमें उसने उसी तरीके से देखो
डायरेक्ट यहाँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के भी एक कॉलम में भी कर देता है, एक कॉलम में भी वो कर देता है, इससे ये कोई इतना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग। ओके जी। तो अब देखिए इसी का नीचे वाला पार्ट देख लें आप, इसी का नीचे वाला पार्ट देख लें, बिल्कुल वही चीज़ है। देखो पहले ऊपर 2006 था, देखो 2006 था ऊपर, अब नीचे ये 2007 है। देखें, देखो लिखा हुआ है चेंजेस इन इक्विटी फॉर 2007, तो वही शेयर कैपिटल का जो चेंज आया है वो आप लिख दोगे अगर आपने शेयर इशू किए हैं। डिविडेंड्स लेटेस्ट से आपने दिए रिटेन अर्निंग के कॉलम से, वो देखो रिटेन अर्निंग के कॉलम से लेस हो रहे। फिर प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होगा। फिर ये अदर अदर ओ सी आई अब अलग से एक लाइन में दिखाता है, ठीक है। तो अगर ओ सी आई रिवैल्यूशन वाली है या अदर कंपोनेंट, वो सब लिख के यहाँ टोटल में आ जाएगी। फिर इधर देखें, वन सेकेंड बोलता हूँ, ये चीज़ें ये देखें, ये देखें, देखें, ये प्रॉफिट और ओ सी आई मिला के, प्रॉफिट और ओ सी आई मिला के बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस लाइन में आगे देखो, नाम पढ़ो सही। यानी हल्का सा मैं आपको प्रेजेंटेशन का चेंज बता दूं, पहले प्रॉफिट यहाँ होता था और यहीं सामने ओसीआई होती थी, यहीं ओसीआई होती थी, दोनों को मिला के एक ही कॉलम में। अब इसने प्रॉफिट ऊपर कर दिया, ओसीआई को जरा नीचे करा और तीसरी लाइन में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कर दिया। देखो ये रहा प्रॉफिट, ये रही ये लाइन ओसीआई है, ठीक है, पूरी लाइन। इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेप इसने एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी सब काम वही है, वही है सोशी भाई, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब फिर आपके पास इसने देखो इस बार ये भी दिया ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। याद है रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता था यार, ये एक मिनट, ये एंट्री याद है ये वाली, देखो मैं बनाता हूँ एंट्री, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, या IAS 16 के अंदर ये एंट्री बनाते थे ना आप, याद है, वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को कैंसिल करने वाली। तो ये एंट्री देखो यहाँ इन्होंने पोस्ट की है, देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम कर दिया है और रिटेन अर्निंग को बढ़ा दिया है, इसको कम करा है इसको बढ़ाया है, सही है, नेट इफेक्ट नहीं होगा। और फाइनली आपके पास नीचे ये देखो ये क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए सारे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक अदद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पूरा 2 सालों का फॉर्मेट आपके सामने है। 2 सालों के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, सब आपको मिलेंगी, आपके LMS में होंगी। अच्छा याद रखना, जो पहली इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर होती है, सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द ईयर होती है, लेकिन SOFP हमेशा एसेट होती है, भूलना नहीं इस बात को। चलो अब एक और टॉपिक आ गया, बड़ा मजे का टॉपिक है, एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन। समझो, एग्रीगेशन का मतलब चीज़ों को मिला के एक साथ पेश कर देना ताकि बहुत ज़्यादा डाटा स्कैटर्ड ना हो, समराइज हो जाए। और डिसएग्रीगेट का मतलब अगर कुछ चीज़ें इतनी अहम है कि उसको अलग से दिखाना जरूरी है तो उसको अलग करके दिखाओ, बस ये इसका शॉर्टकट मतलब है। आ जाओ, व्हाट इज एन आइटम? आइटम का मतलब होता है एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, कैश फ्लो, ये सब आइटम्स हैं। और व्हाट इज लाइन आइटम? ये नया वर्ड आया, लाइन आइटम वैसे तो पुराना वर्ड है लेकिन आप लोग के लिए शायद कुछ लोगों के लिए नया होगा। A line item is when one of these is shown separately in the financial statement. For example, यार आप इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू अलग से दिखाते हो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल अलग से दिखाते हो, जीपी अलग से दिखाते हो, एडमिन कॉस्ट अलग से दिखाते हो, ये लाइन आइटम्स हैं, ये लाइन आइटम्स हैं, ये लाइन आइटम्स हैं, ओके, जो बाकायदा अलग से रिपोर्ट हो। देखो उसने बोला सच एज रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये अलग अलग दिखाते हैं। प्रिंसिपल्स टू फॉलो, ग्रुप सिमिलर आइटम्स, सारे शॉर्ट टर्म लोन्स एक साथ ग्रुप कर सकते हो, सिमिलर आइटम्स को हमेशा एग्रीगेट कर दो। स्प्लिट डिफरेंट आइटम, डोंट मिक्स सैलरीज विद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एक तरफ सैलरी एक तरफ एडवर्टाइजिंग है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट दीज क्लियरली इन द मेन स्टेटमेंट्स लाइक द बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और इन द नोट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स मोर यूजफुल। अब देखो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। देखो IFRS की ब्यूटी ये है, मैंने बहुत बार पहले पढ़ाया हुआ है कि IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड नहीं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के जो US गैप होते हैं ना, US के स्टैंडर्ड्स हैं, वो रूल बेस्ड हैं। IFRS में फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी जजमेंट होती है कि भाई आप अपने हिसाब से करो, तभी उसको दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ी है।
मेक श्योर दैट ग्रुपिंग डज नॉट हाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी छोटी छोटी चीज़ों के बीच में एक मटीरियल इंफॉर्मेशन छुपा के डाल दी, ये नहीं, ये हरकत नहीं करना, ये हरकत नहीं करना भाई. If you show other expenses of $1 million, but inside that 600,000 is legal penalties, that's material and unusual, so it should be shown separately. देखा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपने एक वन ऑफ बड़ी पेनल्टी भी डाल दी. भाई पेनल्टी ऐसी चीज़ है जो शेयर होल्डर को अलर्ट करेगी कि आपके ऊपर केस हो गया है, तो भाई वो अलग से दिखाओ, राइट. या फिर अगर अलग से नहीं दिखा सकते इनकम स्टेटमेंट, तो नोट्स में तो अलग से डिस्क्लोज करो ही करो. Disaggregation when necessary. If something is material, important enough to influence decision, you must show it separately. If it is not shown in the main statement, then at least कम से कम disclosure जरूर बनाओ. Example, suppose you have grouped your sales revenue, but part of that is one-time gain from selling old machinery. भाई fixed asset, सुनो, फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो यूज करने की नीयत से लिया जाता है, ना कि बेचने की नीयत से. लेकिन फिर भी कभी कभार आप वन ऑफ डिस्पोजल करते हो, तो अभी सालों बाद कोई डिस्पोजल हुआ और उसकी वजह से एक गेन आया, वो आपने अपने नॉर्मल रेवेन्यू में ऐड करके दिखा दिया, तो अब शेयर होल्डर तो आप समझेंगे आपकी कमाई ज्यादा हुई है, जबकि वो वन ऑफ गेन है, बार बार तो नहीं आएगा, तो उसको अलग से दिखाओ. You must disaggregate and show it separate to avoid misleading users. बेटा आंखें खोल के भी पढ़ते भी रहो, होश में रहना. अच्छा, फिर लेबलिंग मैटर्स, बिल्कुल सही है, ये भी बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक्स होती हैं. देख लो, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टेटमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट आइटम इज एक्चुअली. उसका नाम तो बताओ. डोंट जस्ट राइट अदर इनकम, अदर इनकम के डब्बे में सब घुसा दिया, नहीं, नाम बताओ. ऑल्सो एक्सप्लेन अनयूजुअल टर्म्स एंड हाउ यू ग्रुप्ड आइटम टू सो यूजर्स आरंट लेफ्ट गेसिंग. बेचारे लोग गेस करते ही रह जाए, ऐसा ना करना. फिर ऑफसेटिंग रूल्स. ऑफसेटिंग का मतलब आपका लेटेस्ट से 10 लाख का रिसीवेबल है और 2 लाख का पेबल है, 10 लाख का रिसीवेबल है, 2 लाख का पेबल है, तो अब आप उनको कट कटा के क्या डायरेक्ट 8 लाख का रिसीवेबल लिख सकते हो? जवाब इज नो, डायरेक्टली नहीं कर सकते अनलेस कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाजत दे. अनलेस कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाजत है. IFRS 18 खुद नहीं देता इजाजत. वो कहता है जैसे अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की चीज है, रिसीवेबल पेबल्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की चीज है, तो IFRS 9 से जाके पूछो. अगर IFRS 9 इजाजत देता है तो ठीक है, वरना हम तो इजाजत नहीं देते. ठीक है. यू ओ अ सप्लायर ₹1 million and they also owe you ₹200,000. You can't just show ₹800,000 as a net payable unless, देखो ये नीचे पढ़ो, unless IFRS कोई स्पेसिफिक IFRS उसको परमिट करता हो. However, valuation allowances are okay. For instance, you can reduce your inventory by an allowance for obsolete stock. That's not offsetting, it's just showing net. हाँ, आपको पता है ना, स्टॉक आपका डैमेज हो जाए तो NRV गिर जाती है, तो वो NRV गिरने के लिए आप कैलकुलेशन करते हो और वो पूरा नेट ऑफ कर देते हो. वो तो करते हो, हमेशा से करते हो, तो एक ही एसेट है. अब यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा, देखो ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. अब देखो टेक्नोलॉजी की वजह से सारे एग्जाम्पल्स भी जनरेट हो जाते हैं, देख रहे हो ना. अब दुनिया कहाँ पहुँच गई, अब तो रिस्क भी कितने बढ़ गए. आपके सामने कितनी वॉर्स भी हो रही हैं और कितना AI कहाँ से कहाँ पहुँच गया है दुनिया में आपके सामने. अब तो ऑटो चीज़ें हो जाती हैं यार. यू डोंट मिक्स सॉक्स विथ शर्ट्स. डिसएग्रीगेशन, देखा भाई, सॉक्स और शर्ट्स को नहीं मिलाते. कभी वार्डरोब देखा है अपना, तो यहाँ डिसएग्रीगेट करना जरूरी है. बट यू ऑल्सो डोंट हैंग ईच सॉक, अलग अलग एक सॉक भी नहीं हैंग करते, उनको मिला के ग्रुपिंग कर देते हो. द गोल इज टू कीप थिंग्स क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड ईजी फॉर यूजर्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल स्टोरी. ठीक है, तो ये मकसद को समझो. नाउ अब आ गई मटीरियलिटी. आपने अपनी लाइफ में पढ़ा हुआ है, मटीरियल इंफॉर्मेशन हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि जो अगर यूजर के सामने पेश की जाए तो उसका डिसीजन हो जाएगा X, छुपा ली जाए तो उसका डिसीजन हो जाएगा Y, यानी जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे. हाँ, तो मटीरियलिटी इज ऑल अबाउट रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट.
information is considered material if leaving it out, presenting it incorrectly, hiding it, छुपा लिया या गलत मोड़ के दिखाया, could affect the decision made by the primary users of the financial statement, जो decision पे impact करे, जो अभी बताया था. In simple terms, if knowing or not knowing something could change how investors see the company's performance or financial position, then the piece of information is material. ठीक है. Who are the primary users? Existing potential investors यानी शेयर होल्डर्स, लेंडर्स जिन्होंने लोन दिए हुए, अदर क्रेडिटर्स, ये सब प्राइमरी यूजर्स में आते हैं. These users don't have access to internal company data. तो ये आपके उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेचारे रिलाई कर रहे होते हैं. ये उसी फाइनेंशियल या अंदर की तो बातें नहीं पता होती, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं. They rely entirely on the general purpose financial statement to make decisions like investing, lending and granting credit. Okay. These users are expected to have basic understanding of business and financial concept, but even then sometimes they might need help from advisors to understand. हाँ सही, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं तो उसके लिए फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली. When is information considered material? The nature of the information. Something are so that like fraud, legal issues, directors pay, that they are material. हाँ, आप लोगों ने अपनी लाइफ में पढ़ा है ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी. एस्पेक्ट भाई ये क्या है? सुनो यार, कई बार ऐसा होता है, एक तो हम बोलते हैं कि भाई सर्टेन अमाउंट से ऊपर मटीरियल, सर्टेन अमाउंट से नीचे इमटीरियल है. एक मटीरियलिटी का नंबर भी होता है, नंबर, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी. आप बोलते हो भाई 5000 से ऊपर मटीरियल, 5000 से नीचे मटीरियल, ये क्वांटिटेटिव. लेकिन कभी कभार ये नहीं देखा जाता अमाउंट कितना है, ये देखा जाता है कौन इन्वॉल्व है भाई. इस पर भी मैंने बहुत बातें की हैं यार. आप एक सुपर मार्केट में बच्चे कभी कभार मूव कर रहे होते हैं, माँ बाप के, बच्चों के अंदर एक बिल्ट इन शैतान भी होता है, तो वो कोई चीज़ उठा के जेब में डाल लेते हैं. अब बेशक वो कैमरे पे देख भी लेता है बंदा, लेकिन बहुत पुराना कस्टमर है और अगर वो देखता है छोटा मोटा अमाउंट बच्चे ने डाला है तो वो इग्नोर भी कर देता है. यार छोटा बच्चा है ना यार, बच्चे के अंदर तो होता है यार शैतान. अब और क्या वर्ड यूज़ करूँ, तो सही है. लेकिन यार अगर यही हरकत मस्जिद का इमाम कर रहा है यार, चीज़ें उठा के वो, तो लोगों की नमाजें ज़ाया हो जाएंगी भाई. इसके पीछे तो नमाज पढ़ते हैं यार, ये चीज़ें टिकाल के कैसे जा रहा है. तो यानी इंसान पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ना. इसी तरह इस पर एक मिसाल दी जाती है कि एक कंपनी के लेटेस्ट से मटीरियलिटी लेवल है 50,000, उससे नीचे का अमाउंट इमटीरियल, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी ने 10,000 की रिश्वत ले ली, तो अब ये देखा जाएगा इन्वॉल्व कौन है यार. डायरेक्टर इन्वॉल्व है यार, डायरेक्टर इन्वॉल्व है, नहीं समझ रहे. और बोर्ड के अंदर अब रिश्वत की लेन देन हो रही है, तो ये अगर ये बात मार्केट में आ गई तो ये तो आवाज़ उठा देगा ना. तो अब यहाँ ये देखा जाएगा इन्वॉल्व कौन है यार, इन्वॉल्व कौन है. बहुत अहम बात कर रहा हूँ. मैंने इस पर एक बार एक वीडियो बनाई थी और वही एज अ जोक समझाया था कि एक खातून थी, उनकी बेटी से ग्लास टूट गया, सगी बेटी से. तो पूरा घर जमा गया, अरे बेटा आपको लगा तो नहीं, ये वो आपका ग्लास, या अल्लाह इसके बेचारे के हाथ संभालो, ये वो. एक हफ्ते बाद यही हरकत बहू से हो गई. अब क्या होगा वो मैं क्लास में नहीं बता सकता, क्योंकि अब इन पर्सन डिफरेंट इन्वॉल्व हो गया ना. तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए. तो दोनों बातें यहाँ लिखी है, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द साइज ऑफ द अमाउंट. साइज, ठीक है. मटीरियलिटी is assessed in the context of financial statement as a whole. Something may not be material on its own but could become material when combined with similar items. यानी उसका कंटेक्स्ट भी देखो भाई, इस वक्त क्या हालात हैं. जैसे वॉर की सिचुएशन में कुछ चीजें मटेरियल हो जाती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मटेरियल हो जाती है. भाई वॉर की सिचुएशन है, अब अगर यानी आप सोचो ना कि वॉर की सिचुएशन है, दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है, और आपका ही कोई एम्प्लॉई सामने वाले मुल्क की, जो आपका ऑपोजिट मुल्क है जिससे आपका फड्डा चल रहा है, उसके हक में कोई बात फेसबुक पे जाके लिख दे, और एकदम सब घबरा जाएंगे, क्या कर रहा है भाई, अब कंपनी को पकड़ लिया जाएगा आगे. वैसे नॉर्मल हालात में तो आप दूसरे मुल्कों की तारीफ भी करते रहो, चलता रहता है यार. लेकिन जब वॉर का टाइम होता है तो सोचो ना, कुछ बातें सेंसिटिव हो जाती हैं ना, क्योंकि अब माहौल ही ऐसा था, टाइम ही ऐसा था. तो मटीरियलिटी के लिए पूरा ओवरऑल कंटेक्स्ट भी देखना पड़ता है. अब ये लास्ट चीज़ है बस,
व्हाट डज ऑब्सक्योर्ड इंफॉर्मेशन मीन? देखा ये ड्रामेबाजी, ये इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेश करना, असलियत से महरूम कर देना, असलियत उसकी सच को छुपा देना। पढ़ो, अब देखो ये सारी टेक्निक तुमने लाइफ में देखी भी होगी। इवन इफ इंफॉर्मेशन इज टेक्निकली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शामिल भी कर दिया, it can still be considered as obscured, therefore materially misleading if it is not presented clearly. Here are some ways information can be obscured. आ जाओ, यूजिंग वेग और अनक्लियर लैंग्वेज, यानी चीज़ों का नाम ही चेंज कर देना। जो असली उसका नाम होगा ना, जिससे लोग डरते थे, वो डरावना नाम लिखना ही नहीं, कोई पोलाइट सा नाम लिख देना ताकि कहीं और दिमाग चले जाए। एग्जाम्पल, सेइंग सर्टेन लाइबिलिटीज वर इनकर्ड इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग व्हाट दे वर एंड व्हाई दे मैटर। देखा, स्कैटरिंग द इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस, असल में वो इंफॉर्मेशन एक साथ थी, आपने उसको तोड़ तोड़ के डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगहों पे फिक्स कर दिए, छोटे छोटे छोटा, ताकि उसका इंपैक्ट वो नजर नहीं आए। इनएप्रोप्रिएट एग्रीगेशन, हाँ, ग्रुपिंग करना, बहुत सारी चीजों के बीच में एक अहम चीज छुपा देना, बहुत सारी चीजों के बीच में एक अहम चीज छुपा देना। ऑफ डिसिमिलर, एग्जाम्पल, कंबाइनिंग लीगल फाइन्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इनटू वन लाइन आइटम लाइक अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के हेड में छुपा दिया, यानी इसको बोलते हैं कहने की रिपोर्टिंग भी कर दी कि भाई हमने तो रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इन अदर वर्ड्स छुपाया ही रखा। तो ये सब ऑब्सक्योर्ड इंफॉर्मेशन में आता है। इनएप्रोप्रिएट डिसएग्रीगेशन ऑफ सिमिलर आइटम्स, एग्जाम्पल, स्प्लिटिंग अ सिंगल मेजर एक्सपेंस इनटू स्मॉल अनरिलेटेड पार्ट्स अक्रॉस द नोट्स। हाँ, एक ही बड़ा एक्सपेंस था जो कि मटेरियल था, उसको तोड़ 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 के डिस्क्लोजर में थोड़ा थोड़ा कहीं इधर बताया, फिर कहीं और बताया, तो उसको इमटेरियल कर दिया। Drowning important info into too much immaterial detail. Example, mixing a key $5 million impairment loss within 30 small 1,000 write-off without highlighting the big one. Think of obscuring like a hiding a red flag in a sea of tiny white flags. The user might miss the warning. ये मूवीज़ वगैरह में भी बहुत होता है ना, कि आप देखा होगा हमने कि इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए, वेक करने के लिए बहुत अनएथिकल टेक्निक्स दुनिया भर में यूज होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इन्फॉर्मेशन का गढ़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पढ़ाया जाता है ना, मकसद ही क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन में तो खेलना है, उसी इन्फॉर्मेशन से ही तो खेलना है भाई। Assessing materiality in practice. When assessing whether something is material, a company should ask, could this information reasonably influence the decisions of someone reading our financial statement? देखो सुनो बेटा, मैंने आज इस टॉपिक के शुरू में बोला था कि असल में ये यूज़र के डिसीजन को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है मटीरियल इन्फॉर्मेशन। द आंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ यूज़र, रीजनेबली नॉलेज इन्वेस्टर, लेंडर और क्रेडिटर। सही बात है, एक जाहिल आदमी के सामने तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दोगे, उसके लिए तो कुछ हो तो कुछ भी नहीं मानेगा ना, सोचो। हाँ, एक एनिमल के सामने आप 5,000 $100 का नोट भी रखोगे, उसको तो एक कागज का टुकड़ा ही लगेगा ना, उसको क्या पता है इस $100 में क्या होता है। तो यूजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसके सामने पेश किया जा रहा है। द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, इट्स साइज, इज इंडस्ट्री। ये मैंने इस पर वही एग्जाम्पल ऊपर जो नहीं दी वॉर टाइम की, कि भाई वॉर के टाइम पे, यानी टाइम भी देखा जाता है, किस टाइम पे क्या हो रहा है, सैंक्शंस लगी हुई है, ऐसा कोई टाइम चल रहा है। This assessment requires professional judgment. There is no strict rule of or percentage. What's the material? देखो, what's the material for a startup may be totally irrelevant for a multinational. जी 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 जी, मेरा बहुत पुराना डायलॉग है। एक अमीर आदमी के जेब से 5,000 भी गिर जाए तो उसको पता भी नहीं लगता, ऐसे ही खेल रहा होता है तो उसके लिए, बल्कि अमीर आदमी के लिए कलर किए हुए कागज हैं। वो 5,000 1000 ये सारी नोटों को ऐसे ही हंसता है देख के, वो कहता है कलर किए हुए कागज हैं, भाई रंग चेंज है बस, क्या है यार, मस्ती कर रहा होता है वो तो, मस्त होता है मस्त। तो अमीर आदमी के 5-10 हज़ार भी गिर जाए पता नहीं लगेगा, और गरीब आदमी के 100 रुपये भी गिर जाए रोने लगेगा। तो मटीरियलिटी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए एक कॉल करना भी मटीरियल होता है, एक कॉल करना भी मटीरियल होता है। यानी ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों से आपको मिलने जाना होता है तो आप उसको उनको बुलाते भी नहीं हो, बोलते हैं यार उनको बुलाएंगे तो वो उनके लिए आने जाने की कॉस्ट भी मटीरियल है यार, चलो उनके पास ही चले जाओ। तो हम लोग अक्सर ये होता है ना रियल लाइफ में भी, जब किसी से दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, तो उसका मटीरियलिटी लेवल फॉरन आइडेंटिफाई करते हैं, भाई कितना मटीरियल, उसका मटीरियलिटी लेवल क्या है, उस हिसाब से चलते हैं।
इवन किसी को गिफ्ट देना होता है तो भी ये देखा जाता है भाई कि आपने इतना छोटा गिफ्ट दे दिया कि वो बोलेगा ये तो गिफ्ट है, यानी उसको फील तो हो। कई बार अगर आपने किसी को इंपॉर्टेंस दिलानी है तो ऐसा गिफ्ट देते हो जो मटीरियल हो। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत करें फुल टाइम। काफ़ी चीज़ें आगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाएं, रिकॉल करें, कुछ समरीज बनाएं, याद करने की मेजर। इस पूरी कहानी में मैं अब आपको, देखो, एक इनकम स्टेटमेंट इसमें बहुत अहम थी। मैं पहले बता दूं, मैंने बहुत सारी गपशप भी की, इसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें, सिखाने की बातें भी थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बोल दूं, ये रहा, ये रही भाई, आजा आजा, ये रहा, ये ज़रा ख्याल रख लेना भाई, ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। इसकी तस्वीर खींच लो एक, ठीक है। ये बहुत अहम है। इनकम स्टेटमेंट में देखो ये सारा 5 कैटेगरीज आ गई हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।